स्टूडेंट्स, आज ज़ूलॉजी 5-12 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है थायराइड ग्लैंड्स एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स। तो सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं कि किस जगह पर थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड मौजूद होते हैं। तो उसके लिए ये डायग्राम है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ट्रेकिया के बिल्कुल फ्रंट वाली साइड पे, सपोज़ ये ट्रेकिया है इस जगह पर, तो इसके बिल्कुल फ्रंट साइड पर यहाँ पर थायराइड ग्लैंड्स मौजूद हैं। ये पूरा बटरफ्लाई शेप जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये थायराइड ग्लैंड है। इसके अलावा इसके साथ पैराथायराइड ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। डायग्राम में हमने सामने बनाए हैं ये रेड कलर में 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स। लेकिन ये जो पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं ये थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पीछे वाली जानिब होते हैं, मतलब ये इसके पोस्टीरियर साइड पर मौजूद हैं। पैराथायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पर मौजूद हैं। तो इस लेक्चर में हम इनके हार्मोन्स के बारे में, इन हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हार्मोन का ओवरव्यू करते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर क्या क्या हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो हैं वो T3 और T4 को प्रोड्यूस करते हैं और साथ में कैल्सिटोनिन को। T3 और T4 जो हैं ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं स्लो या फास्ट। और जो कैल्सिटोनिन है ये ओस्मो रेगुलेशन करता है या मिनरल्स को कंट्रोल करता है। पैराथायराइड हार्मोन जो कि पैरा टी हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, इसका फंक्शन भी सेम है, मिनरल्स की अमाउंट को मेंटेन रखना बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर। तो कंट्रोल मैकेनिज़्म ऑफ थायराइड ग्लैंड में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो थायराइड की प्रोडक्शन को, थायरोक्सिन की प्रोडक्शन को फास्ट या स्लो करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको हाइपोथैलेमस से, क्योंकि हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हम पढ़ चुके हैं। हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है एक थायराइड रिलीजिंग हार्मोन या फिर जिसको थायराइड रिलीजिंग फैक्टर भी कहा जाता है। इस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का जो एक्शन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करे। मतलब कि TRH आता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी TSH को रिलीज़ करता है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन फिर आगे ब्लड से चला जाता है थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है T3 और T4 को। डायग्राम में सिर्फ ये T4 को लिखा गया है, इसके अलावा ये सारे कैल्सिटोनिन और T3 भी यही प्रोड्यूस करता है। फिर थायरोक्सिन का जो फंक्शन है वो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है। फ़र्ज़ करें हाइपोथैलेमस को स्टिमुलस मिलता है लो टेम्परेचर का, लो टेम्परेचर स्टिमुलस की वजह से ये थायराइड रिलीजिंग फैक्टर को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से फिर ये सारा मैकेनिज़्म होते होते थायरोक्सिन बनता है और थायरोक्सिन की वजह से फिर सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस, हार्ट बीट और रीअब्जॉर्प्शन वगैरह का प्रोसेस, मसल्स की मूवमेंट वगैरह, ये सारा मिल के मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब जो इंक्रीज़ टेम्परेचर है वो फीडबैक देता है दोनों जगहों पर। इंटीरियर पिट्यूटरी में भी नेगेटिव फीडबैक देता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इधर से प्रोडक्शन जो होगी वो कम हो जाएगी। इसके अलावा हाइपोथैलेमस में भी ये नेगेटिव फीडबैक देता है। हाइपोथैलेमस से जो TRF बनना है वो भी बनना कम हो जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो। इसके अलावा जो थायरोक्सिन है वो खुद से भी एक नेगेटिव फीडबैक प्रोड्यूस करता है। फ़र्ज़ करें थायरोक्सिन ज़्यादा हो गया अमाउंट में तो खुद ब खुद एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा कि अब हार्मोन TRF और TSH बनना कम हो जाए। तो ये कंट्रोल मैकेनिज़्म था कि कितनी अमाउंट में बनना चाहिए थायरोक्सिन को, यानी थायराइड ग्लैंड को, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ थायराइड हार्मोन्स, यानी कि ये थायराइड हार्मोन्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले एक हमारे पास अमाइनो एसिड होता है टायरोसिन।
टायरोसिन का स्ट्रक्चर पता है सबको कि साइड चेन इसकी टायरोसिन की इस तरह से है। टायरोसिन की साइड चेन है जो वो इस तरह से है। बाकी स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ इसकी साइड चेन को डिस्कस कर रहे हैं। तो टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद इसके पास एक आयोडीन आ जाता है, आयोडीन, तो ये बन जाता है मोनो आयोडो टायरोसिन। मोनो आयोडो टायरोसिन, मोनो आयोडो टायरोसिन के अंदर इस पॉइंट पे एक आयोडीन आ जाता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होगा। फिर उसके बाद रिएक्शन होता है, मोनो आयोडो टायरोसिन के बाद बनता है डाई आयोडो टायरोसिन। डाई आयोडो टायरोसिन के अंदर बस इतना चेंज आता है कि एक और पॉइंट पर, फिफ्थ पॉइंट पर आयोडीन आ जाता है। पहले इस जगह पर मौजूद था आयोडीन, अब एक और आयोडीन इस पॉइंट पर भी आ गया है। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होगा। फिर इसके बाद रिएक्शन होता है, एक और कंपाउंड इसके साथ आकर अटैच हो जाता है। अटैच होने की वजह से स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। आयोडीन इन दो पॉइंट्स पर और इस पॉइंट पर बिल्कुल सेम ऐसा ही एक स्ट्रक्चर आकर अटैच होगा। आयोडीन का अब ये बन गया ट्राई आयोडो थायरोनीन। पहले ये टायरोसिन था, अब ये थायरोनीन कहलाएगा। ट्राई आयोडो थायरोनीन। फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इस स्टेप पे अब जगह कम है यहाँ पर, तो इस स्टेप को इधर ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे एक और आयोडीन आ जाएगा। तो ये बन चुका था इससे पहले T3 का स्ट्रक्चर। जब हमने एक और आयोडीन इसके अंदर ऐड किया तो ये बन गया अब T4, जिसको हम टेट्रा आयोडो थायरोनीन या फिर थायरोक्सिन भी कहते हैं। T4 को ही सिर्फ थायरोक्सिन कहा जाएगा, T3 को नहीं कह सकते। बहरहाल ये थायराइड हार्मोन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म है तमाम। नेक्स्ट देखते हैं कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन का जो इंटरेक्शन है, जो उनकी फंक्शनिंग है, वो किस तरह से है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। कैल्सिटोनिन जो कि प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड से, इसका फंक्शन क्या है, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल हाई होता है तब कैल्सिटोनिन एक्टिवेट होता है, या फिर बोन्स के अंदर कैल्शियम लेवल कम होता है उस टाइम पे भी ये एक्टिवेट होता है, क्योंकि इसका फंक्शन ये है कि ये ब्लड स्ट्रीम से कैल्शियम को बोन्स के अंदर लेके आता है और डिपोजिशन इसकी करवाएगा। दूसरा, इसके अलावा क्योंकि कैल्शियम यहाँ पर ज़्यादा था और साथ फास्फोरस भी था, तो दोनों को ये यहाँ पर स्टोर करवा देगा। पैराथायराइड उस टाइम पर एक्टिवेट होता है जब ब्लड में कैल्शियम लेवल लो होता है। जिस टाइम पे ब्लड में कैल्शियम लेवल जब लो होगा तो पैराथायराइड या पैरा टी हार्मोन एक्टिवेट होगा, और उसका फंक्शन क्या है, कैल्शियम को बोन से निकालना। अगर कैल्शियम ब्लड में कम होगा तो मसल्स के पास भी कम जाएगा, पूरा जो नर्व इम्पल्स का या मसल की कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होगा। उसको मेंटेन रखने के लिए, यानी कि मिनरल होम्योस्टेसिस करने के लिए, मिनरल को मेंटेन करने के लिए, मिनरल्स की अमाउंट को, ये दोनों कैल्सिटोनिन और पैरा टी हार्मोन वर्किंग करते हैं। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो पैरा टी हार्मोन है वो किडनी के अंदर
भी जाकर फंक्शन करता है। उसका रोल ये है किडनी में कि ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है किडनी से, और फास्फेट्स की यानी फास्फोरस की एक्सक्रीशन को भी बढ़ा देता है। मतलब रीअब्जॉर्प्शन के टाइम पर कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी होती है नेफ्रॉन ने, कैल्शियम या फास्फोरस। उस टाइम पे कैल्शियम को पैरा टी हार्मोन के इंटरेक्शन के अंडर जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फास्फोरस को एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इस तरह से कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो कंट्रोल करते हैं बॉडी के अंदर मिनरल्स की अमाउंट को। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है थायराइड का, यानी थायरॉक्सिन का, थायराइड ग्लैंड से बनने वाले, वो डायरेक्टली ग्रोथ में भी इंटरेक्शन करता है अगर इसके पास दूसरा एक हार्मोन जो ग्रोथ को इनिशिएट करने के लिए एसटीएच अगर मौजूद है। एसटीएच की मौजूदगी में थायरॉक्सिन जो है वो डायरेक्टली ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है। ग्रोथ को कैसे इंक्रीज़ करता है? अमाइनो एसिड फॉर्मेशन की मदद से। अमाइनो एसिड्स बहुत जल्दी, थायरॉक्सिन अगर इसके साथ एसटीएच मौजूद होगा, दोनों मिलके बहुत जल्दी अमाइनो एसिड्स बना देते हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि जो थायरॉक्सिन और एसटीएच है ये ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है। ट्रांसक्रिप्शन का एक कंट्रोल फैक्टर है जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होगी तो अमाइनो एसिड्स यानी प्रोटीन्स की प्रोडक्शन जो है वो अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाएगी, तब ग्रोथ जो है वो इन्हांस हो जाएगी। और जो थायरॉक्सिन है वो अचानक से ब्लड स्ट्रीम में अपेयर नहीं होता, उसका जो रिज़ल्ट है वो कुछ घंटों बाद अपेयर होता है। जैसे अगर सर्दी लगती है तो उसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो एकदम से नहीं हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज़। जब मेटाबॉलिज्म आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, ये पूरा प्रोसेस होगा, तब ये जो टेम्परेचर है वो दोबारा मेंटेन होगा।